भाजपा पर कांग्रेस कई बार सरकार गिराने के आरोप लगाती रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बार फिर भाजपा पर सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है जब गहलोत ने इस आरोप के साथ भाजपा को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले जब कांग्रेस विधायकों को लंबे समय तक दिल्ली रोड पर एक होटल में बाड़ाबंदी में रखा गया था, तब भी यही आरोप गहलोत बड़े मुखर अंदाज में लगा चुके हैं। इस बार सिरोही के शिवगंज में नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय के वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार गिराने का खेल फिर से शुरू होने वाला है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं हैं। कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 35 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 36 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर पूरा खेल खेला गया। पिछली कोशिशों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अजय माकन तो उस घटनाक्रम के गवाह रहे हैं। वो 34 दिन होटल में हमारे विधायकों के साथ रहे थे। 5 सरकारें गिराने के बाद 6ठी भी गिरा देने की बात कही थी। ये तो अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे यहाँ आकर बैठ गए। इन्होंने नेताओं को बर्खास्त करने का फैसला किया, तब जाकर सरकार बची। लेकिन इस दौरान पूरे राजस्थान की जनता चाहती थी कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए। प्रदेश के लोग हमारे विधायकों को फोन करके कहते थे, आप चिंता मत कीजिए, चाहे 2 माह लग जाए, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। अरे माकन जी तो हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आके बैठ गए, और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने ये कहा था कि राजस्थान में सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। खैर, गहलोत के ताजा आरोप पर भी कटारिया ने पलटवार किया है। मेरा ये कहना है कि पहले दिन से आपके 36 के आंकड़े थे जिसको आप 63 बना सकते थे, पर आपने बनाया नहीं, उसको 36 को 36 ही रखा। इसके कारण से जो असंतोष अंदर पनप रहा था, और आपने पिछली बार सरकार बचाने के लिए उसमें जो आश्वासन देकर के लोगों को अपने साथ टिकाए रखा, वो आप पूर्ति नहीं कर पाए, और आगे भी पूर्ति होने की संभावना नहीं है। इसलिए वो लावा विस्फोट होगा ही होगा। अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बिना किसी प्रसंग के नाम लिया, जो शायद राजनीति की मर्यादा में नहीं आता है। इन दिनों चल रही राजनीति के बीच सरकारें रहे या गिर जाए, लेकिन इन सब के बीच इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जनता का विश्वास राजनीति से ना गिरे, वरना लोकतंत्र में जनता का भरोसा डिगते ही देश की व्यवस्था की नींव हिलते देर नहीं लगती। जन टीवी के लिए जयपुर से डॉक्टर प्रभात की रिपोर्ट। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। आज जिस खास मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं वो है राजनीति में, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो हमारे लोकतंत्र में भरोसे का सवाल। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया और ये कहा है कि बीजेपी एक बार फिर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, नहीं हो रही है, ये सवाल दूसरे दर्जे पर आता है, लेकिन पहले दर्जे पर यह सवाल आता है कि अगर सरकार गिराने की किसी तरह की कोशिशें होती हैं, उनको अंजाम दिया जाता है, तो क्या लोकतंत्र में उनका भरोसा है?
लोकतंत्र का जो तरीका है, जिस तरीके से सरकारों को चुना जाता है, जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, अगर उनको इस तरीके से नकारने की कोशिश अगर की जाती है, तो क्या जनता में हम भरोसा कायम कर पाएंगे? इसी खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, विशेष तौर पर हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर मनीष पारीक जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जो आरोप लगा है वो अशोक गहलोत की तरफ से बीजेपी पर साफ तौर पर आरोप लगा है उन्होंने, और ना सिर्फ राजस्थान का बल्कि महाराष्ट्र का भी उन्होंने जिक्र किया है। और हवाला जो उन्होंने दिया है वो दिया है गुलाब चंद कटारिया के 2-3 दिन पहले के उस बयान का, जिसमें उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में कहा था कि ये कुछ दिनों की मेहमान है सरकार। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर हम सरकारों को लेकर ये बयान दे कि कुछ दिनों में सरकारें गिर जाएंगी, तो जनता जिसने वोट दिया था, जो एक भरोसे के साथ मतदान केंद्र तक पहुंची थी, ये सोचकर कि हम जिसे चुनेंगे वो जीतेगा, राज करेगा और हमारे लिए नीतियों का निर्माण करेगा, वो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा जाता है इस तरह के बयानों से। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा प्रभात भाई। आप देखिए कि माननीय गुलाब जी ने भी इसीलिए कहा होगा क्योंकि आपने कहा जो हमारे लिए जीता है वो हमारे लिए भरोसे का काम करेगा, नीतियों का निर्माण करेगा। राजस्थान में और जो महाराष्ट्र में, दोनों ही जगह पर ना तो नीतियां बन रही है, कोई ना कोई कानून पास हो रहे हैं, ना कुछ जनता को राहत मिल रही है। तो मुझे लगता है माननीय गुलाब जी ने ये सही कहा, आपकी सोच भी वही है। अगर कोई सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो निश्चित तौर पर यही कहा जाएगा कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि वो अपने दिन गिन रही है। एक पक्ष तो ये। दूसरी बात ये हुई कि जो माननीय गहलोत जी ने पहले भी अब जो उप मुख्यमंत्री जी से पलायन हुआ था पूरा, आपने देखा, और किस तरह से हरियाणा में चले गए थे इनके अपने सरकार के 25 के आसपास लोग। बाद में से कुछ लोगों को वापस बुला लिया था और 16 रह गए थे, 18 रह गए थे। इस तरह की सारी गणित चली है। तो वो अभी तक आग ठंडी नहीं हुई है। उन लोगों को जो झांसे कांग्रेस पार्टी ने दिए थे वो भी पूरे हुए नहीं है। तो जो ये झांसा पट्टी के दिन पूरे होते हैं, तो जैसे ही गहलोत जी को लगता है कि अब वो फिर होगा, तो वो बीजेपी पे आरोप लगाने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बातों पर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिन बात पे आरोप लगाए, उसका कुछ नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी के खुद के ओएसडी ने थाने में रिपोर्ट कराई कि सरकार को अस्थिर करने के लिए धनराशि का आदान प्रदान किया जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग उनको मिली है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है, वो उन्होंने भेजी है। ये सारी कहानी गढ़ी गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। नतीजा ढाक के 3 पात था। इसका मतलब है कि लोगों को केवल ये बहकाने के लिए, ये झांसा देने के लिए, भ्रम में रखने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिराना चाहती है, हिलाना चाहती है। तो जो कोई इनसे अपेक्षाएं की कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको ये इधर उधर करने के लिए ऐसा कहते हैं। चलिए जी, आपका ओपनिंग कमेंट मैंने लिया। मैं राजेंद्र आर्य जी के पास आना चाहूंगा। राजेंद्र जी, आपका भी ओपनिंग कमेंट इस पर लूंगा। मनीष पारीक जी को आपने सुना, उनका कहना है कि बिल्कुल सही है, अगर मान लीजिए कोई नीतियां नहीं बन रही हैं तो सरकार गिराने की जो बात कही गई है वो गुलाब चंद कटारिया जी की तरफ से सही कही गई है। मैं एक सवाल इसमें आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए ऐसा है कि राजनीति में जो नीतियां नहीं बन रही हैं, सरकार जनता के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो क्या सरकार गिरा दी जाए? इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं बीजेपी के इस बयान से? राजेंद्र जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार गिराई जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ सरकार की कहने का कोई हक नहीं है। इसलिए गुलाब जी ने, आपने जो कहा वो मुझे सही लगा। गुलाब जी ने इसलिए नहीं कहा कि गिराई जाएगी। नहीं, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने उसी संदर्भ में बयान दिया है, तो फिर ऐसे में भाई पूरी 5 साल सरकार अपना काम करे, अगली बार उसको मौका नहीं मिलेगा अगर उस तरह से नीतियां नहीं बनाई है। लेकिन उससे किसी के बयान को सही तो नहीं कहा जा सकता। मेरा ये सवाल है। गुलाब जी ने ये बयान इसलिए दिया है, वो तो बात ये है कि अशोक गहलोत जी ने उसको ऐसे लिया है, वो मैंने आपको सारा डिस्क्राइब किया। लेकिन जो सरकार नीति भी नहीं बना रही है, काम भी नहीं कर रही है, कुछ हो भी नहीं रही है, वो कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, वो क्योंकि जनता की आंखों से जो उतर गया। जी चलिए राजेंद्र जी थोड़ा सा पीछे आप हो जाएं, आपका चेहरा पूरा नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा पीछे हो बैठकर, आप आराम से बैठकर बोलें। हाँ जी, बताएं आपकी बात। मेरा जो सवाल था उस पर मैं आपका ओपनिंग काउंटर चाहता हूं। राजेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
आप एक बार इसका माइक निकाल कर, एक बार जो पिन है ईयरफोन की वो पिन निकाल कर एक बार कोशिश करें, हो सकता है सीधी आपकी आवाज हम तक पहुंचे। जी बोलिए। हेलो। हाँ बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको, जी बताइए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की लोकतंत्र में बिल्कुल भी आस्था नहीं है। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी है और देश में भी भयंकर महामारी का प्रकोप है और यहाँ पे भी किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो इस माहौल के अंदर भी ये सरकारों को अस्थिर करने की बात करते हैं या अलोकतांत्रिक बात करते हैं, तो इससे इनका चेहरा और चरित्र स्पष्ट होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को 5 साल काम करने देना चाहिए और जनता जो चुनती है सरकार, उसको गिराने का भी जनता के पास में ही हक होता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था है। दूसरी बात ये कि संवैधानिक संस्थानों को जिस तरीके से इन्होंने पिछले 6 सालों में कमजोर किया है, आप ये कहते हैं कि साहब नीतियां नहीं बन रही, तो नीतियां और नियम जो केंद्र सरकार के पाले में होते हैं, उनके बारे में आप सोचिए। राज्यों को क्या सहायता दे रहे हैं, राज्यों के ऊपर क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसे कानून बना रहे हैं। ना तो कृषि विशेषज्ञों से बात करते हैं, ना किसान संगठनों से बात करते हैं, ना अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बात करते हैं जो कि किसान मंत्रालयों से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप इन लोगों की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी से समय मांगा किसान देश का अन्नदाता है, देश का मतलब देश की आधारशिला है, रीढ़ की हड्डी है। तो उसके लिए भी अगर राष्ट्रपति जी के पास में समय नहीं है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र किस हद पे। सीबीआई का कैसा दुरुपयोग करते हैं, ईडी का कैसा दुरुपयोग करते हैं, इनकम टैक्स का कैसा दुरुपयोग करते हैं, पुराने मामले खोलते हैं, सारी बातें हैं। तो मतलब ये षड्यंत्र और दुर्भावना से कार्रवाई करते हैं अपनी विपक्षी सरकारों के ऊपर। और इनको ये देखना चाहिए कि इस वक्त कोरोना काल है, वैश्विक महामारी है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। कोई देश के हित में या किसानों के हित में या जनता के हित में कोई कार्यक्रम करें। सरकारें गिराने का काम जनता का है, लोकतंत्र में सरकारों का गिराने का काम केंद्र सरकार का नहीं होना चाहिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। जी, श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जो भी परिस्थितियां आपने देखी पिछले कुछ दिनों में, हम शुरुआत अगर करें मध्य प्रदेश को हम ले लें, अगर हम पिछले कुछ वक्त की बात करें, फिर उसके बाद महाराष्ट्र ले लें और उसके बाद राजस्थान में एक बार फिर से आरोप लगे हैं। क्यों इस तरह की कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है और आपको नहीं लगता कि संवैधानिक स्तर पर इसका एक तोड़ निकालने की जरूरत है? आपने जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लोगों में विश्वास जताया, जीते, उसके बाद पार्टी बदल ली, दल बदल कानून में उसको लेकर कई तरह की चीजें हैं जिन पर अभी सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, किसी और को समर्थन दे देते हैं, सरकार बना लेते हैं, जबकि जनता ने जो बहुमत दिया था वो किसी और पार्टी को दिया था। आपको नहीं लगता कि इसका एक संवैधानिक तोड़ निकालने की ही जरूरत अब महसूस हो रही है? क्योंकि राजनीतिक दल तो सब कुछ करने के बाद सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सत्ता में रहें, चाहे उसके लिए उन्हें साम दाम दंड भेद, ये तो 4 तरीके मुझे लग रहा है, इसके बाद और भी कोई 5वां तरीका वो निकालने की अगर उनको लगता है कि जरूरत है तो वो भी निकाल लेंगे। देखिए प्रभात जी, आज किस रेफरेंस में बातचीत हो रही थी उस पे आपको लौटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी आज शिवगंज का जो ब्लॉक कार्यालय है उसका वर्चुअली उद्घाटन कर रहे थे, उसमें अजय माकन भी मौजूद थे। अब वो जिस तरह से बोल रहे थे, अभी मनीष जी कह रहे थे कि सरकार कामकाज नहीं कर रही है, एक दिन में 13 बिल पास कर दिए, फिर भी आप कह रहे हो कामकाज नहीं हो रहा। 13 बिल पास हुए, फिर अभी दोबारा पास किए 3 बिल, आप भी शामिल थे उसमें, कहा ना। तो आप कह रहे सरकार तो कामकाज कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्यों बोल रहे हैं सब कुछ? मुझे खुद को आज अचंभा हुआ जब मैं सुन रहा था सारा। पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पर आरोप लगाए कि भाजपा के जितने कार्यालय बन रहे हैं वो दिल्ली से पैसा आ रहा है, और दिल्ली में पैसा कहाँ से आया? नोटबंदी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से चंदा इकट्ठा हो रहा है उसके माध्यम से बीजेपी पैसा भेज रही है, और हम तो आम जनता से पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर कार्यालय बनाएंगे। उन्होंने ये बात की। फिर बीच में उन्होंने बात आ गई कि नहीं, अजय माकन जी तो मौजूद हैं जिन्होंने 34 दिन तक हमारे साथ दिया था, और उसके बाद उन्होंने फिर याद किया, उन्होंने केसी वेणुगोपाल को याद किया, उसके बाद उन्होंने सुरजेवाला जी को याद किया। उन्होंने कहा कि जो हमने फैसले किए थे उसके कारण से हमारी सरकार बच गई, और फिर उन्होंने फिर कहा कि मुझे आशंका व्यक्त हो रही है कि महाराष्ट्र के बाद फिर हमारा नंबर आएगा। आपको आशंका क्यों हो रही है? आप अगर सारी बातें कहना चाहते हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक, आप प्रचार प्रसार के माध्यम, आपके पास तथ्य थे, पहले भी आपने मुकदमे दर्ज कराए,
लोग आ गए आपके पास, आपके विधानसभा में खड़े होकर के सचिन पायलट ने जब ये कह दिया कि हमारी कोई कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, हम तो कहीं गए नहीं थे, आपने स्वीकार कर लिया, सब कुछ बातें होगी, फिर बातें उठाते क्यों हो? आपको अगर है तो फिर आप कीजिए, आप हाईकमान से बात कीजिएगा। अगर आपके लोग फिर से कहीं, जैसे कह रहे धर्मेंद्र प्रधान बैठा था, गृह मंत्री जी बैठे थे, बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और अब ये सारी बातें कौल कल्पित किस प्रकार से, कौन तथ्यात्मक तरीके से तो उसको साबित श्याम करेगा? जी आप ये कहना चाह रहे हैं, श्याम जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, असल में वो अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला या केंद्र में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक तरह से उनकी तारीफ करना चाह रहे थे कि उन्होंने सरकार गिरने से बचा ली और बहुत दिनों तक यहां रहे, और उसके सहारे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साध दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिएगा कि मुख्यमंत्री आशंका प्रकट करते हैं, और वो उस मौके पे करते हैं जब कांग्रेस कार्यालय का, ब्लॉक कार्यालय का नव कार्यालय बना, उसका उद्घाटन हो रहा हो। आप जी। आरोप लगा रहे हो, आपके पास सरकार है, आप क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, आप तो उस तथ्यों के आधार पर फिर जांच कराइए ना, मना कौन करता है? आप देखिएगा कि आप कुछ दिन पहले आप देखिएगा मालवीय ने फिर आरोप लगाए थे, फिर मालवीय पर दबाव पड़ा तो फिर कुछ कह दिया। अब बीजेपी के अभी चुनाव चल रहे हैं पंचायत के, आप देखिए कि गुलाबचंद कटारिया अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वो कहते हैं जाकर के कि देखिएगा कि सरकार कुछ दिन की मेहमान है, जाने वाली, हमको जिताओ, हम आ जाएंगे वापस से। वो अपने मकसद से कहते हैं कि आज मुख्यमंत्री जो चुनाव का अंतिम पड़ाव है, जो चौथा चरण का चुनाव चल रहा है, इस स्थिति में यदि ये चीज बोलते हैं तो आखिर सवाल किसको उठता है? मेरे समझ देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत वरिष्ठ हैं और कांग्रेस में बहुत कद्वर वाले नेता हैं, तो अब उनको ये समस्या उठाने के बजाय अंदर कुछ हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो आप सीधे तथ्यात्मक रूप से आपके पास तो एसीबी भी बैठी है, आपके पास और एसओजी भी है, आपने पहले आपके मुख्य सचेतक के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब ये तो कह रहे थे कि ओएसडी के माध्यम से नहीं कराई थी मनीष जी, उन्होंने तो बाकायदा उनके सचेतक थे, उसके माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसका क्या हुआ? आपने वापस से होगी। ये सब शंकाएं प्रकट करना, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब बार बार क्यों हो रहा है, मेरे समझ से बाहर है। आपको खुद को पार्टी के अंदर बैठ करके अपने के चीजों को सुधारना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप मुकदमे दर्ज कराएं, चाहे कुछ कराएं, सरकार सुरक्षित है। जब आपके पास 124 लोग बैठे हैं आपके पास, तो आपको चिंता प्रकट क्यों हो रही है वापस से? क्या ऐसा हो रहा है? क्या उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ वापस से कुछ होने वाला है, या केंद्र की जो गृह मंत्री और जिस प्रकार का कॉन्फ्रेंसी करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से कहिएगा। ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में ये सब बातें कहना, अब कहने को तो कह दिया, पॉलिटिक्स इसलिए होता है राजनीति में, आप कुछ जुमलेबाजी बोलेंगे तो प्रतिपक्ष ने शुरू भी कर दिया। अब देखिए सतीश पूनिया ने कुछ कह दिया, आपके प्रतिपक्ष के नेता ने कह दिया, अभी 2 दिन पहले ही तो बैठक हुई है प्रतिपक्ष के नेता के साथ, आपने किया है मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है, वो तो प्रतिपक्ष के नेता शामिल थे उसमें, तो आप फिर आरोप लगाते हो, फिर उनको बुला के बात भी करते हो। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें समझते हैं, ऐसा नहीं है। आप किस लिए कहना चाहते हो ये स्पष्ट आपको करना पड़ेगा, और क्यों कह रहे हो ये सब चीजें आपको बोलनी पड़ेगी। प्रतिपक्ष इतना कमजोर है क्या? वो ढंग से पूछ ही नहीं पा रहा, अब केवल क्योंकि वर्चुअल वाला मामला हो गया है, सतीश पूनिया जी भी नहीं आ पाते, मुख्यमंत्री जी भी वर्चुअली तरीके से पूछते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए बात कह रहे थे वो आज तो, कि हमारे पार्टी के जो थे अजय माकन ने कहा कि पार्टी के कार्यालय दीन दुखियों का केंद्र बिंदु बनना चाहिए, समस्याएं वहां सॉल्व होनी चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है। तो आखिर क्या सच्चाई है, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। मैं तो इस तरह की बातें आशंका प्रकट करके पार्टी में अस्थिरता होगी, क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद थे, बहुत सारी चीजें आज देखने को मिल रही थी। वो एकता के सूत्र बांधने की बात भी कर रहे थे और इस तरह का आरोप भी लगा रहे थे। तो आरोप प्रत्यारोप का रूप तो चलेगा, क्योंकि जिस तरह की घटना 34 दिन में देखने को मिली प्रदेश को, क्या फिर वही संकट आने वाला है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ये मरीज जी बता सकते हैं ज्यादा, क्योंकि इनकी पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और गृह मंत्री जो कि कर्ता धर्ता है इनके, उनके ऊपर आरोप लग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, तो सारी बातें, और जाफर शरीफ नाम है जो कि अभी पार्लियामेंट के मेंबर बन के राज्यसभा के सदस्य बने, उनको कह रहे थे कि हमारे ज्योतिराव जी को भी ले गए थे, हमारे पता नहीं, वापस से शंकाएं प्रकट हो रही है। ये शंकाएं प्रकट क्यों की आज मुख्यमंत्री? ये सवाल बहुत सारे उत्पन्न करते हैं राजनीति में, जो कि विपक्ष को भी बताने होंगे, और आपके कांग्रेस पक्ष का जो रखने वाले वो भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये राजनीति में अस्थिरता का माहौल है क्या? ऐसा दोनों स्पष्ट करेंगे तो कुछ लोगों को समझ में आएगी। जी बिल्कुल।
पहले राजेंद्र जी से मेरे ख्याल से इस बात को लेकर स्पष्टता लें, क्योंकि आपने बात ये बिल्कुल सही कही कि इतने जो भी प्रकरण हुए, जो दिल्ली रोड पर इतने दिनों तक बाड़ाबंदी रही, एसओजी दिल्ली पहुंची, वहां पर बीजेपी के जो बाड़ाबंदी में नेता बताए गए थे उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद फोन टेप की बात आई, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता स्तर पर कोई चीज नहीं हुई। केस हुए, वापस ले लिए गए, लोग निकाले गए, वापस ले लिए गए। तो राजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे में ये बार बार आरोप कांग्रेस पर भी या फिर सत्ता पक्ष पर भी लग सकता है कि सिर्फ हंगामा करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, अंततोगत्वा किसी तरह का कोई परिणाम इसका निकलकर सामने नहीं आएगा, सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? अगर आप भी आज भी कोई आरोप लगाए गए हैं और इतने वरिष्ठ नेताओं के बीच में आरोप लगाए गए हैं, तो बात तो सही है, आपके पास सारी शक्तियां हैं, आपके पास राजस्थान में एजेंसियां हैं, क्यों नहीं उनका उपयोग करते हुए सार्वजनिक मंच पर इस बात को कहने से क्या फायदा? इससे तो बढ़िया है कि सीधा का सीधा इनकी जांच पड़ताल बिठा दी जाए। प्रभात जी, सरकारें गिराने का और लोगों को खरीद फरोख्त का इनका एक लंबा चौड़ा रहा है। 6 साल के अंदर आप देखिए कितने प्रदेशों की सरकारें ये गिरा चुके हैं बहुमत में ना होने के बाद। एक बात, मैं यही दूसरी कह रहा हूं बात सर कि सीधा 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 उसमें बता देना कि भाई यहाँ पे ऐसी कोशिश हुई थी और ये रहा आरोप और इसका ये परिणाम रहा, ये रिजल्ट रहा। जिस वक्त जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, श्याम सुंदर जी भी जिक्र कर रहे हैं, तो आपने देखा कि उस वक्त इनके उच्च स्तर के लोग, मंत्री और बहुत सारे नेता इन्वॉल्व थे। उस षड्यंत्र में ये कामयाब नहीं हुए, तो उसके बाद में ये कहने लगे कि हम तो गिराना नहीं चाहते थे। और फिर जब लोकतंत्र के अंदर बहुमत परीक्षण का स्थान विधानसभा होता है, तो विधानसभा ना आहूत होने के लिए इन्होंने कितने अड़ंगे अड़ाए राज्यपाल के माध्यम से। उसके बाद भी आपने देखा विधानसभा को कितने दिनों बाद इन्होंने 21 दिन का समय दिया, जबकि ये शॉर्ट नोटिस पे भी उसी दौरान 3 राज्यों की विधानसभाएं आहूत हुई थी। तो इनका जो तरीका है षड्यंत्र का और सरकारों को गिराने का, ये पूरा का पूरा केंद्रीय जो हमारी गृह मंत्रालय के अधीन और वित्त मंत्रालय के अधीन जो एजेंसीज आती है, उन एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं और उसके लिए लोगों को डर भी बैठाते हैं, भयभीत भी करते हैं, उनको पूरी तरीके से प्रलोभन या लोभ देने की बात करते हैं। तो ये बात सही है उस वक्त। और अभी हाल ही में आपके गुलाब जी कटारिया जो कि इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनकी बात को बहुत हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। अगर लोकतंत्र में ये बात कहते हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम सिर्फ जनता का है, क्योंकि वही मतदान से ही गिरती है सरकारें। अगर सरकारों को बीच में सरकारी मशीनरी का या संवैधानिक मशीनरी का दुरुपयोग करके या संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करके या लोकतंत्र की हत्या करके अगर सरकारों को गिराते हैं, तो उसकी की जानी चाहिए। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि सरकारों के ऊपर मतलब विपक्ष की तरफ से इस तरीके का आरोप लगे। और इन लोगों का तो इतिहास है कि ये सरकार गिराना चाहते हैं, और जबकि इनको पता है 124 के बहुमत के साथ आए, फिर भी ये तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं। तो आप इस चीज को देख के चलिए कि ये गुलाब जी के बयान के ऊपर ही मुख्यमंत्री महोदय का बयान है, और इस बयान को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब गुलाब जी से मांगना चाहिए कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया था कि ये सरकार कुछ ही दिनों की। जी मनीष जी, कहा जाता है कहीं आग लगी हो तो ही धुआं उठता है। मध्य प्रदेश का जो प्रकरण है, सबसे बड़ा प्रकरण इन दिनों में कहा जा रहा है। सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद क्या राजनीतिक गणित ऐसा हुआ कि वहां पर अब बीजेपी की सरकार बनी हुई है। आपको नहीं लगता कि ये जो तरीका है, मैं कांग्रेस या बीजेपी के पक्ष से नहीं कहता, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि सरकार जो चुनी गई, जिसे बहुमत मिला, वो सरकार कुछ दिनों बाद किसी भी तरीके से बदल जाती है। आपको लगता है ये तरीका सही है? क्योंकि मीटिंग्स के दौर तो यहां पर भी हुए थे, राजस्थान में भी जब बाड़ाबंदी चल रही थी दिल्ली रोड पर, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के विधायकों की, तो बीजेपी कार्यालय जो मुख्यालय है वहां पर तो काफी हलचल हुई थी। वसुंधरा राजे है, उनको बुलाया गया, केंद्रीय नेताओं को बुलाया गया। ये बात अलग है कि बाद में उसकी दिशा मोड़ दी गई। तो हलचल की गई, इसका मतलब कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं कोई बात है, इसीलिए ये धुआं उठ रहा है। नहीं, बात तो है ही। मैंने आपको कहा, जो ये रूठे हुए 19 आदमी लौट कर आए थे और विधानसभा में इन्होंने हाथ खड़े करे थे कि हम तो इनके साथ ही है, हम तो कहीं गए ही नहीं। उन लोगों की जो मियाद है वो पूरी होने वाली है। उन्होंने कहा था हम 2-3 महीने में तुम्हारे मंत्री बना देंगे, सत्ता में बंटवारा देंगे, ये जो अकेले बैठ के मलाई खा रहे हैं इसमें से तुमको भी मिलेगा। वो टाइम लिमिट पूरी होने वाली है दिसंबर में। तो अब इनको तो लग ही गया ना कि ये अभी ये इकट्ठे हो गए, गुजर आंदोलन चल रहा है, उसको सेटल किया है। इधर ये लोग मिनिस्टर हैं जो वो हो नहीं रहे हैं, जिन लोगों ने हटाया था, अध्यक्ष नया बना लिया था। तो वो जो सचिन पायलट का गुट है,
वो संतुष्ट नहीं है। अजय माकन जी बीच में डाले गए थे, 3 महीने में हो गई, अब वो कुछ हो नहीं रहा है, 2 महीने हो गए, तो ये उसकी अपनी इनकी प्रॉब्लम है। मैंने कहा, ये श्याम सुंदर जी ने कहा कि चुनाव वाले दिन जब मतदान हो रहा है उस समय उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार ये तो कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो ये जो आऊं जाऊं लगी रहती है, वो पूरे राजस्थान में माहौल है। गुलाब जी ने क्या गलत कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को गिराने की जरूरत पड़ेगी। राम नहीं किसी को मारता है, वो खुद के खोटे कर्म कर करके ही लोग मर जाते हैं, ऐसे थोड़ी है। ये तो ये कह रहे हैं कि राम जी मारते हैं सबको, ऐसा नहीं है। ये तो खुद के खोटे कर्म है इनके। इन्होंने पहले तो एस्पिरेशन खड़ी कर दी, उनको कहा कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके 5 साल तक उनको घोड़ा बना के काम में लिया, दाल भी नहीं दी उनको चरने को। अब वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मेरे नाम से बने थे, सरकार मेरे नाम से बनी थी, मुख्यमंत्री कोई और बन गया। ये उनकी जेन्युइन डिमांड हो सकती है या इनजेन्युइन, ये जाने, इनका आंतरिक मामला है। उस समय भी गहलोत जी विधानसभा में नहीं आते थे और ये बाहर टेंट लगा के बैठते थे। ये जो पायलट साहब हैं, दोनों इकट्ठा नहीं होते थे। बाद में तो ये हो ही गई बात कि ये निकम्मा है उप मुख्यमंत्री। आपको बीजेपी का वो बयान ध्यान होगा जिसमें ये कहा गया था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सरकार बनाएंगे और हमारी बातचीत चल रही है। अगर किसी तरह की कोई तोड़फोड़ की कोशिश नहीं थी, तोड़ मरोड़ की किसी तरह की कोई कोशिश नहीं थी, तो फिर ये बयान क्यों आया था उस वक्त जब बाड़ाबंदी की गई थी दिल्ली रोड पर कांग्रेस विधायकों की? सचिन पायलट जी ने कहा था कि हम डेमोक्रेटिक सरकार बनाना चाहते हैं, राज्य सरकार अच्छी चलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तोड़ने की कभी बात नहीं कही। तो इसलिए हम किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमारे घर मत आना, हमने तो दरवाजा बंद कर रखा है। उन्होंने तोड़ने की कभी बात नहीं की, मिठाई खिलाएंगे ही। उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक लाइन की थी, नहीं उन्होंने एक लाइन बोल दी थी कि मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये बात तो स्पष्ट कर दी थी उन्होंने। मैंने आपको कहा, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेके सरकार बनाने वाले हैं, तो वही बता रहे थे ना, हमको क्या कहना था। लेकिन इसमें ये कहा कि अगर सचिन पायलट जी समर्थन मांगने आएंगे तो विचार करेंगे, कोई मिठाई खाने आएगा तो घर पे, तो उसको हम भगा नहीं सकते। एक दूसरी बात, जो आप ये राजेंद्र जी ने कहा कि ये मायावती को सीबीआई का डर दिखा के इन्होंने समर्थन हासिल किया, मुलायम सिंह को इन्होंने ऐसे अपना बनाए रखा और अपना पट्टा डाल के जयललिता जी के जूते चप्पल गिन लिए इन्होंने जाके सीबीआई ने। ये सारे काम इन्होंने करे हैं और इनके काल में ही सीबीआई को तोता बोला था कोर्ट ने। ये तो तुम्हारा तोता है मनमोहन सिंह जी का, और मनमोहन सिंह जी किसी और के तोते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्होंने पूरा सत्ता का मजा लिया। 167 बार इन्होंने ये अस्थिर करी सरकारें, 83 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, और उसके बाद आज 900 चूहे खाके ये बिल्ली हज को जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो हालत कांग्रेस की 2 सीट की है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हैदराबाद में 2 जने जीते हैं, ये हालत हो गई इनकी 150 में से, और यहाँ पे गाल बजा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कल पहले भी एक बार उन्होंने ट्वीट कर दिया कि किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे, राष्ट्रपति टाइम नहीं दे रहे। अरे भैया, किसानों की सुनवाई संसद में होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को विश्वास नहीं करते क्या आप? वहां पर बहस तो बिल की वहां पे होगी, वहां तो इनके मुंह में मूले उग रहे थे, बोले ही नहीं कांग्रेसी और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे आके किसानों की वो भड़का रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को। और जो सबसे बड़ी बात और बताना चाहता हूँ, आपने कहा ये जो धन आप बता रहे हो कि ये बीजेपी केंद्र सरकार से कार्यालय बनाने को धन दे रही है, मैं कह रहा हूं ये कुछ चोरी कर रहे हैं क्या? ये ऑन अकाउंट्स है, ऑन पेपर है। ऑन पेपर होता है वही जो सत्य होता है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये हिसाब की बात है, ईमानदारी की बात है। हमने राजीव गांधी फाउंडेशन बना के चाइना से पैसे नहीं लिए, हमने चाइना से पैसे नहीं लिए राजीव गांधी फाउंडेशन में, हमने चोरी चकारी नहीं करी, हमने स्विस बैंक में खाते नहीं खोले हैं, हमने कार्यालय सेवा केंद्र बनाने का जुमला बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं। वो तो बीजेपी ने हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय खोला है, छाती ठोक के खोला है, ये कोई चोरी नहीं की है। जो चोरी करने वाले लोग हैं वो सत्ता के बाहर पड़े हुए हैं, इसलिए इनको मरोड़े उठे हैं पेट में और झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं। मनीष जी, आप तो सत्ता में ही है जी, राजस्थान में सत्ता में बाहर हैं, राहुल गांधी जी युवराज सड़क पे खड़े हैं तो सारे कांग्रेसी परेशान है। चलिए
मैं वापस लौटूंगा चर्चा में, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तब लौटेंगे, बात कुछ और मायने निकालने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज इस छोटे से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को ये बोलने की जरूरत पड़ी, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, कहां तक, किन कानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई, और अगर ये धुआं उन्होंने अपनी तरफ से दिखाया तो क्या वाकई इसके पीछे कोई आग है? इस सवाल के साथ वापस लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी के साथ। खास खबर में एक बार फिर सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान की जिसमें उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि राजस्थान में एक बार फिर सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी, भाजपा नेता मनीष पारीक जी, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। उस बैठक में जो लोकार्पण का उद्घाटन कार्यक्रम था कार्यालय का, उसमें इसके इतर भी और कई बातें कही गई थी, सिर्फ यही बात नहीं और भी कई बातों का जिक्र किया गया था। आपने शुरुआत में कुछ कहा था कि इशारे कुछ और थे, लोगों को कुछ और बताने की कोशिश की गई, और अगर उनको जो कहना था वो करके दिखाते, वो तो सीधा बात बोल देते कि हमारे पास एजेंसी, हम इससे जांच करवा के हमारे पास ये आरोप सामने आए और इनके ये प्रमाण हैं। जो दूसरी बातें कही गई है, मैं उन सवालों के साथ आपके पास लौटना चाहूंगा जहां पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, बीजेपी कार्यालय को लेकर आरोप लगाए, और दूसरी 2-3 और ऐसे संदर्भ थे जिनको लेकर उन्होंने एक साथ उस मीटिंग में अपनी बात सामने रखी थी। श्याम जी, मैं आपको शुरू में कह रहा था कोशिशें माने जी, एक कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो मौका था, क्योंकि इनके कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, अजय माकन भी आज मौजूद थे, दिल्ली से अजय माकन जुड़े थे और सांसद भी जुड़े थे, और काफी लोग इसमें, गोविंद सिंह डोटासरा भी थे और अब शांति धारीवाल भी थे। सब लोग जुड़ करके जो आज जिस प्रकार का माहौल मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि पार्टी कार्यालय का प्रदेश नया कार्यालय कैसे बने, जिले कार्यालय कैसे बने, इस पे बातचीत कर रहे थे। शांति धारीवाल ने मांग उठाई, शांति धारीवाल ने सुझाव दिया, अपनी बात कही, और गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि क्योंकि पार्टी कार्यालय छोटा है और वहां पर दिक्कतें आती है तो नया कार्यालय बनना चाहिए। तो शांति धारीवाल ने कहा कि हम पॉलिसी ला करके हम सबको देना चाहेंगे, को जो पार्टी लेना चाहेगी तो देंगे। तो मुख्यमंत्री जी उस पर नहीं बोले, कुछ भी रिएक्ट नहीं कि हाँ बनेगा, सही किस तरह का बनेगा, क्या करेगा, क्योंकि नीतिगत निर्णय वो जानते थे कि मैं इस सार्वजनिक मंच से अगर कोई बात बोलूंगा तो आगे लंबी तक जाएगी, बीजेपी उठाएगी बात, क्योंकि बीजेपी तो अभी भी कह रही है कि हमारे कार्यालय तो बन रहे हैं, 20 कार्यालय, जो कि मनीष जी बता रहे हैं कि 20 कार्यालय राजस्थान में बने और उसके लिए पैसा केंद्र ने भी दिया है। स्पष्ट रूप से कहना चाहते तो अच्छा है, ये बात है, क्योंकि कह रहे हैं कागजों में आ रहा है पैसा, ऐसा तो है नहीं गोपनीय तरीके से आ रहा हो, हवाला का पैसा तो है नहीं, सरकार इनके पास पैसा मिला है तो ये नीचे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर दिल्ली में यदि 500 करोड़ का कार्यालय बन सकता है तो जिले में तो 50 करोड़ का बन ही सकता है, 10 करोड़ का बन ही सकता है, क्योंकि आज महंगाई इतनी हो गई है। तो ये बात सही है कि राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय खुद के बने, क्योंकि बीजेपी ने तो सरकारी कार्यालय बना रखा है, सरकार ने क्योंकि सबको मकान अलॉट कर रखा है, बीजेपी को भी दे रखा है, कांग्रेस के पास भी है। सरकार के मकान में रह करके आप अब निजी कार्यालय बनाना चाह रहे हो तो पहले सरकारी कार्यालय दोनों ही छोड़ो, कांग्रेस भी छोड़े, बीजेपी भी छोड़े, क्योंकि बीजेपी के पास प्राइम लोकेशन पे है, वो तो पर्याप्त मात्रा में वहां पे पार्किंग भी है और उसका निर्माण भी इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि वो वैधानिक रूप से सही है नहीं, ये तो सरकार बैठी है जांच करा सकती है कि वो इतना बड़ा निर्माण कैसे हो गया, मूल बंगला क्या था और आज क्या है, ये तो करा सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने तो वहां यूथ कांग्रेस का कार्यालय खोल रखा है, वहां तो एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने बढ़ा करके। तो अब ये सत्ता में रह करके जो बातें आज कह रहे थे, मेरे को लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी को बैठ करके अब कम से कम जो 38 विभाग खुद के पास है बांट देने चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां कर देनी चाहिए, दिखाना चाहिए विपक्ष को कि देखिएगा हम ताकतवर हैं और हमने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया और हम कामकाज करेंगे। क्योंकि कोरोना काल है, संकट का समय है, पैसा है नहीं प्रदेश के पास, बहुत सारी चीजें आपने देख रहे हैं कि वैक्सीन आने की तैयारी हो रही है, वैक्सीन कैसे लगेगी, क्या होगा, ये प्लान बन रहा है। प्रधानमंत्री जी 8 मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं पिछले एक सप्ताह से, क्योंकि किसानों का जब आंदोलन चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का राग अलापना शुरू कर रखा है। आप देखिएगा प्रधानमंत्री बहुत चिंतित है, किसानों की बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक है, वो जाकर के वैक्सीन की बैठक कर रहे हैं।
और आप हैदराबाद का चुनाव चल रहा है तो वैक्सीन की बैठक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें राजनीतिक तौर पर क्या कुछ सब समझते हैं लोग। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, तो आप कहिए मत, करके दिखाइए कुछ, उसके बाद होगा। क्योंकि आज ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनके वैक्सीन की थी, फेल हो गई, कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी, प्रधानमंत्री के मुंह से बोला हुआ वाक्य कितना लोग समझते हैं कि नहीं समझते। प्रधानमंत्री को जब तक नहीं बोलना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रमाणित नहीं कर दे कि ये वैक्सीन ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं, तो आप बोलिएगा सारी बातें। वैक्सीन की तैयारी करना आपका अधिकार है, क्योंकि देश संकट में है। और अभी ये भी कह दिया गया है इतनी वैक्सीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कारण ये है कि पहले तो हम जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं उसको लगाएंगे, फिर बाद में जो कामकाज करने वाले सेकंड लाइन के हैं, पुलिसमैन हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं या बाकी लोग हैं, उनके लगाएंगे, और जो गंभीर रूप से पीड़ित उनके लगाएंगे। तो तय हो गया कि आप किस प्रकार से 1 करोड़ वोट, 2 करोड़ वोट, बाकी के वो। तो ये सारी चीजें अभी प्रधानमंत्री जी, आखिर आपने बिहार चुनाव में वैक्सीन शुरू की, बंगाल चुनाव आ गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, फिर देश का भी चुनाव आ जाएगा। तो ये सब चीजें चुनावी माहौल में वैक्सीन को क्यों घोलते हो? वैक्सीन जब तैयार आ जाए तो लगवा लेना, लोग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप परिप्रेक्ष्य में प्रचारित मत कीजिएगा। आप चंद्रयान के टाइम में भी हमने प्रचार किया था, हुआ क्या? प्रधानमंत्री जी को तो सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, उसके बाद, क्योंकि देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने या इंदिरा जी ने जब परमाणु परीक्षण किया था, हो जाने के बाद बताया था ये हम शक्तिशाली, और कर दिया हमने। तब ये देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को भी यही मैं तो सलाह दे सकता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप अब जिस तरह की भाषा का उपयोग आप मत कीजिएगा, आप अपने स्थिति को संभालिएगा, अपने लोगों को संभालिएगा। कार्यकारिणी नहीं बन पाई है, 4 महीने से 4.5 महीने हो गए, उसको बनाइएगा, संगठन को मजबूत कीजिएगा, सरकार मजबूत कीजिएगा, और दिल्ली के लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू कीजिएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के लोगों से बातचीत नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी बहुत जाया करते थे दिल्ली, मैंने नहीं सुना आप इतने दिन में नहीं गए। तो आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, कांग्रेस की किस तरह की स्थिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कौन बनेगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या मुख्यमंत्री जी और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अभी अभी हटा दिए गए, वो कोरोना पीड़ित हो गए थे, बाकी काफी लोग कोरोना पीड़ित हैं, उनको स्वस्थ हो जाने दीजिएगा, प्रदेश में एक अच्छा माहौल बने। मनीष जी भी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता कुछ कह रहे थे, सरकार गिराना ना गिराना खरीद फरोख्त का होना, क्योंकि मध्य प्रदेश में घटना घट चुकी है। आपने ये सब कुछ करके दिखाया, वापस चुनाव हुए, आप वापस हुकूमत में आ गए। तो और अभी देखिए किसी बिल के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, जब कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट कहने वाली बात हो रही थी जी। यहाँ तो प्रदेश के पास वाले ही हैं, हरियाणा और मध्य प्रदेश तो राजस्थान के करीब है। अभी मैं सुन रहा था कि देखिएगा मध्य प्रदेश का धान है वो राजस्थान में आके बिकता है, वहाँ सस्ता है और यहाँ महंगा है, बेच रहे हैं यहाँ पर आकर के। हम मना नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे लोगों को ये कह रहे हैं कि आए तो अंदर बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंच से बोल रहे थे। तो ये सब चीजें देश में किस प्रकार का माहौल हो रहा है, ये राजनीतिक माहौल पहले नहीं देखा था जो अभी देखने को मिल रहा है। इस राजनीतिक माहौल के कारण क्या राजनीतिक स्थिर रहेगी, राजनीतिक में जो कुछ स्थिरता रहेगी नहीं रहेगी, ये विकसित से सवाल खड़े करता है आपस में। और केंद्र में क्योंकि बहुत बड़ी इनके पास मेजोरिटी है, उसके अनुसार इनके लोग जो जा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल नाराज है, उधर अकाली दल चला ही गया है, अब आगे वाले में क्या होगा। मैं राजेंद्र जी आपके पास लौटना चाहूंगा, श्याम जी से भी हमारा संपर्क कट गया है जी। राजेंद्र जी, ये बात और आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर और गहलोत के ऊपर खासतौर से, उनका ये कहना है कि असल मुद्दे जो जिन मुद्दों पर अभी इन दिनों में ध्यान देना था सरकार को, उन मुद्दों पर उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो ध्यान नहीं दे पाई है, और इसी वजह से इस तरह की बात उठाई गई है। मुद्दों से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने को लेकर जयपुर पूरे देश में तीसरे नंबर पर कोरोना के आंकड़ों में आ जाता है। यहाँ पर कोरोना के आंकड़े जयपुर में, राजधानी में जहां पर सरकार बैठती है, वहां पर तेजी से आंकड़े बढ़ते हैं। इन सब मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सरकार गिराने की बात उठाई है गहलोत ने। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है, राजेंद्र जी। सर प्रभात जी, आप देख रहे हैं कि राजस्थान जिस तरीके से, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते कि सरकारी क्षेत्र के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है, ठीक है।
उसके बाद में जिस तरीके से हमने कोरोना को नियंत्रण किया या उसके ऊपर जो भी प्रभावी नियंत्रण किया, उसको उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव जो थोपे गए थे, क्योंकि हम चुनाव नहीं कराना चाहते थे निगमों के और पंचायती राज संस्थाओं के, तो उन संस्थाओं के चुनाव जब हुए, उन संस्थाओं के जब चुनाव हुए, उसके बाद में दिवाली का सीजन आ गया। दिवाली के अंदर लोग बाग बहुत बड़ी संख्या के अंदर बाजारों में निकले और फिर उसके बाद में सावों का सीजन आ गया, तो ये तमाम चीजें आ गई। उसके बाद भी सरकार ने आज हर जिले के अंदर लगभग आप देखेंगे कि हमारे परीक्षण की लेबोरेटरीज खुल चुकी है। सब जगह पे हमारे व्यवस्थाएं हैं। सरकारी क्षेत्र में पूरा है, निजी क्षेत्र के लिए भी 800 रुपए में कोरोना की जांचें राजस्थान करने वाला पहला राज्य है। उसके बाद में दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी किया। तो आप ये मान सकते हैं कि, और दूसरा मतलब सामाजिक सुरक्षा की भी करीबन 80 लाख लोगों को 3 माह की पेंशन अग्रिम भुगतान किया गया, जो 1950 करोड़ रुपए का था। फिर हमारे यहाँ ओवरड्राफ्ट की नहीं है, वित्तीय प्रबंधन हमारी राजस्थान सरकार मैं यही कहना चाह रहा हूँ राजेंद्र जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। उस वक्त उस मंच से इन बातों का जिक्र किया जाना चाहिए था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार ने क्या कुछ किया। इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया, अपनी इस बात को सामने क्यों नहीं रखा गया? यही तो आरोप बीजेपी लगा रही है कि अपनी अच्छी बातें सामने रखे ना। उन्होंने क्या किया? उनके पास अच्छी बातें सामने रखने के लिए नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये बात उठाई और ये कहा कि बीजेपी कोशिश कर रही है सरकार गिराने की। उस मंच से इस बात की जरूरत कहां महसूस हो रही है? यही कहना चाह रहे हैं बीजेपी। बात जी, कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सारी तमाम तरह की हेल्थ प्रोटोकॉल्स लागू हैं। अगर आप मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल या आप मुख्यमंत्री का जो पेज है उसको अगर आप फॉलो करते हैं या देखते हैं, तो आप देखिए हर दिन लगभग उनकी वेबिनार या कोई ना कोई कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है विभागों के मतलब अधिकारियों के साथ में, जिला अधिकारियों के साथ में, प्रदेश के अधिकारियों के साथ में। तो आप ये मानिए कि सरकार मतलब 14 से 18 घंटे तक मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और उन्होंने पूरा का पूरा सारी व्यवस्थाएं की है। तो आज सामाजिक सुरक्षा की केंद्र सरकार ने कहां सहयोग दिया? आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है और पेट्रोल डीजल के भाव बेहताशा बढ़ते जा रहे हैं। कभी आपने इस बात के भी तो आज मतलब श्याम सुंदर जी बैठे हैं, कभी इस बातों पे भी तो सवाल होने चाहिए। आज महंगाई, आज खाने का तेल कितना महंगा हो गया, सरसों के तेल की, और ये जो हमारे एडिबल ऑयल्स हैं वो कितने महंगे हो गए। तो इन चीजों पे कभी सवाल नहीं किया जाएगा। राज्यों को सहायता नहीं दी जा रही है। तो ये सारे के सारे सवाल अपनी जगह है। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी का जो संदर्भ था, मैं आपको अलग हो गए, हम मुद्दे से थोड़ा अलग हो गए। मैं यही कहना चाह रहा हूं जी। मुख्यमंत्री जी ने जो जिक्र किया ना, उन्होंने कहा कि भाई भाजपा ने जो कार्यालय बनाए हैं वो सारे के सारे जो नोटबंदी के दौरान जो पैसे या बेमानी तरीके से जो अनफेयर मींस को इस्तेमाल करके जमीनें अलॉट, नहीं जमीनें अलॉटमेंट आप देख लीजिए ना। उस वक्त जो 2016 नवंबर से पहले जो जमीनें अलॉट की गई वो किस तरीके से की गई, क्योंकि इसका मतलब इनको अंदर मालूम था कि नोटबंदी होने वाली है, तो जमीनें खरीदी गई, क्योंकि नोटबंदी का पैसा नहीं तो खुल जाता इनका। फिर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से जो गबन किए हैं इन मंत्री, जहां पे इनके मंत्री स्तर तक के लोग और इवन आपके अमित शाह और मतलब महाराष्ट्र के भी कुछ मंत्री जिन सोसाइटीज के डायरेक्टर थे, उनके अंदर कितना बड़ा, और आप इन 3 सालों के अंदर भाजपा मंत्रियों की जो आय बढ़ी है ना, मतलब 30 से 35 गुना तक आय बढ़ी है इनको, तो इस पे कभी भी सवाल नहीं किया जाता। तो आप ये देखिए ना, उनका कॉन्टेक्ट ये था कि भाई भाजपा कार्यालय भ्रष्टाचार से बना रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर इन्होंने मतलब बेनामी बॉन्ड लेते हैं। तो आज अगर आप आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगे कि साहब इनको कौन चंदा दे रहा है, तो वो कहेंगे साहब कुछ मतलब ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कौन चंदा दे रहा है। तो आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वो कह रहे हैं ना, आज किसान अंबानी अडानी के खिलाफ क्यों है? उनको लग रहा है ना कि ये अंबानी अडानी के सरकार को चला रहे हैं और ये देश पूरा का पूरा ये इनको देने की तैयारी कर रहे हैं। आज चाहे मतलब हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो, सारे के सारे ये इनको दे रहे हैं। फिर रेलवे स्टेशन हो, प्लस बड़ी बड़ी जो पीएसयूज हैं उनके दे रहे हैं। देश के अंदर आज पेट्रोलियम सेक्टर की बड़ी कंपनी भारत पेट्रोलियम बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका खुद का मुनाफा सालाना हजारों करोड़ रुपए में, उसकी आज बिकवाली की बात चल रही है। तो आप इस चीज को देखिए ना, इन्होंने किस तरीके से किया है। तो उनका सिर्फ इशारा भ्रष्टाचार की तरफ था और वो कह रहे थे कि हम अपना कार्यालय अपने पैसे से और लोगों से पैसा लेके बनाते हैं और ये पैसा दिल्ली से आता है।
आप मनीष जी से पूछ लीजिए, इनका पैसा दिल्ली से आता है, जबकि हम चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो फंड जुटा के और हमारे कार्यालय बने, हम ये चाहते हैं। और आज भी जैसा श्याम जी ने कहा कि जो सरकार की तरफ से कांग्रेस को कार्यालय मिला हुआ था, उसके अंदर हमने कोई भी रिनोवेशन नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जो नियम है उसके अनुसार ही रहे। इन्होंने पूरे के पूरे कार्यालय के अंदर रिनोवेशन के पता नहीं कितने कितने कंस्ट्रक्शन करवा चुके हैं। तो आज ये देखिए ना कि नियम और कायदे इनके लिए कुछ मैं नहीं है, आपके सवाल का जवाब लेता हूं। संविधान कुछ नहीं है जी। मैं आपके सवाल का जवाब मनीष पारीक जी से लूंगा। मनीष जी, जो सवाल इन्होंने बताए हैं कि कांग्रेस सिर्फ ये जताना चाह रही है कि वो अपने पैसों से इस तरह के कार्यालयों को खड़ा कर रही है, और वहां पर जो जिक्र किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि दिल्ली से पैसा आ रहा है और वो बीजेपी के कार्यालय को बना रहे हैं, इस वजह से किया गया था कि हम तो खुद कार्यकर्ताओं के पैसों से अपने स्तर पर, निजी स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं और तभी हमारे कार्यालय खुल पा रहे हैं, लेकिन वहां पर फंडिंग जो हो रही है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और वो फंडिंग सिर्फ एक सोर्स से हो रही है। नहीं, ऐसा हो सकता है क्या प्रभात जी? आप समझिए, मैं आपको खुद कह रहा हूं कि राष्ट्रीय दल है, अब इनके जो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है, राजीव गांधी फाउंडेशन की बिल्डिंग है, इंदिरा गांधी भवन है, ये दुनिया भर के इनके अपने संगठन चलते हैं, उन सबके जो कार्यालय हैं वो तो ये जाने कैसे बनाए इन्होंने। लेकिन ये जो बात ये कहते हैं कि चंदा लिया, तो ये जो अपने जो व्यवसायी हैं, हिंदुजा है, ब्रदर्स है, रुइया है, अपने जो बिड़ला है, टाटा है, डालमिया है, कानोडिया है, पोद्दार है, ये सब ये श्याम सुंदर जी और ज्यादा जानते हैं। ये कोई चंदा नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को। ये 2014 के पहले के एनपीए जितने लोग हैं, ये क्या ये लाभान्वित लोग नहीं है और हमको सिखाने बैठे हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है कि इन्होंने इन लोगों को, उद्योगपतियों का शोषण किया, इन उद्योगपतियों से चंदे लिए, चाइना तक को नहीं छोड़ा, चाइना तक भी चंदा ले आए और जाके राजनयिक राजदूत जाके मिल रहे हैं उनसे, राहुल गांधी जी से, ये सबने देख लिया। लेकिन इनके पास एक दूसरा शेडो है, राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, नेशनल हेराल्ड, डेक्कन हेराल्ड, पर दुनिया भर की इनकी अपनी बातें हैं, वो उसके जरिए ये सारा गोरख धंधा, काला धंधा करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पूरी छाती ठोक के बता रहा हूं, राजस्थान में जितने कार्यालय हैं बीजेपी के, उनकी क्या डीएलसी वैल्यू नहीं होगी, उनकी क्या कीमत नहीं होगी? वो सब बीजेपी के पैसे हैं और बीजेपी के कार्यालय बने हैं। इसमें कौन सी चोरी करी है? एक। दूसरी बात, इन्होंने कहा इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है उसके पैसे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे कांग्रेस पार्टी के भी तो है ना, वो उसमें थोड़ी आ रहे हैं, वो भी तो सूचना के अधिकार में नहीं आते हैं, पर इनको कोई चंदा ही नहीं दे रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो चंदा इनके पास था उसका आज तक कौन सा हिसाब दिया इन्होंने, वो भी बात नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंट पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारे ना तो परिवार है कोई, ना कोई बेटे बहुओं के नाम संपत्तियां हैं, ना उनके कोई, हमारे ये गांधी परिवार के नाम पे हम कोई पुत्रों के राज्याभिषेक करते हैं। ये जो कार्यालय है ये सामान्य जन का कार्यालय है, जनता आती है, वो उनके अपने कार्यालय है, ये तो हमने कहा ही है। लेकिन अकेले गांधी परिवार की संपत्ति कितने रुपए की है जरा ये पूछ लो आप, श्याम सुंदर जी बता देंगे आपको। और स्विस बैंक में खाते किनके हैं, कौन से ये इनके पास में चाबियां थी, कौन सी घड़ियां थी, कौन से वो संजय गांधी जी की घड़ी लेने के लिए इंदिरा गांधी जी गई थी, तो ये सब जानते हैं ये बात। और उसके बाद हमारे को ये बात बता रहे हैं केंद्र में आपकी सरकार है, स्पष्ट कर दीजिए इसको। मैंने आपको यही कहा, तो वो तो हो ही जाएगा, होना है जो। लेकिन ये तो पहले तो एनपीए में ही उलझ रहे थे और इन्होंने ऐसे कहा है जैसे कोई ये तो बेचारे पुनर्मूष को भवे हो गए, भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं और सारे के सारे सांड भाजपा में आ गए। कमाल है। मतलब देश के उद्योगपतियों के लिए आप वातावरण खराब कर रहे हो, मनोबल खराब कर रहे हो, फैक्ट्रियों को बंद बता रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो, उसके बाद उसके बार बार परेशान कर रहे हो उसको। ये टाटा, बिड़ला, अंबानी ये सब बीजेपी में आ गए हैं। अरे यार कमाल है। मतलब अडानी, अंबानी आप है तो कराओ ना, एफआईआर कराओ ना, आप कोर्ट में जाओ ना, इस्तेगासा पेश करो 190 में। कुछ नहीं करेंगे, शोर करेंगे। और शोर कहां तक करेंगे कि मुख्यमंत्री जी भी नहीं पीछे रहेंगे। सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी में, मैंने आपको एक भी बात नहीं छुपाई है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश की बात थी, हमें 19 जगह जीत गए, बीजेपी के एमएलए बन गए, वो बहुमत बन गया। 5 कम थी सीटें या 25 सीटें कम है, भारतीय जनता पार्टी क्यों सरकार बनाएगी?
और अगर मान लो इनको दिक्कत है तो इनके जो उप मुख्यमंत्री थे पूर्व के, उनसे पूछो कि भाई तू मुख्यमंत्री बनेगा कि बीजेपी का बनाएगा? बीजेपी को क्यों कह रहे हो? जब विधानसभा में आए थे और वहां उन्होंने कहा था हम तो कहीं गए नहीं, हम तो सदा से इनके गले में पड़े हुए हैं गहलोत जी के, तब पूछते उनसे कि ये तुम इनसे समर्थन लोगे बीजेपी से या बीजेपी को समर्थन दोगे? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये पूछो थे ना, बीजेपी का आरोप लगा रहे कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई नेता अपनी पार्टी वापस लौटता है तो सीधी सी बात कहता है घर वापसी मैंने कर ली है, मेरा मनमुटाव था खत्म हो गया। ये हर पार्टी का यही लेना देना। मैं श्याम जी के पास आऊंगा। श्याम जी, अब मैं आखिरी सवाल, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आपको असली टारगेट क्या नजर आया इस पूरे बयान के पीछे? जो 2-3 दिए थे उनके पीछे असली निशाना क्या लगा आपको? देखिए प्रभात जी, मुख्यमंत्री का बोल निश्चित रूप से कोई न कोई संदेश देता है। या तो विपक्ष कुछ कर रहा है या पार्टी में कुछ अंतर कलह की स्थिति वापस से उत्पन्न होनी है क्या, ये भी संकेत दोनों तरफ की स्थिति हो सकती है। अब आने वाला समय कुछ ही दिन में आपको प्रतीत होगा, क्या कांग्रेस में नियुक्तियां होंगी, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये सब चीजें थोड़े दिन में आएगी। क्योंकि कुछ नियुक्तियां तो शुरू हो गई और नियुक्तियां शुरू होने के साथ साथ प्रतिपक्ष के नेता ने भी उसमें गवाही दी है कि हाँ, क्योंकि सहमति लेनी पड़ती है, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त बनाना पड़ता है, सूचना आयुक्त बनाना पड़ता है, तो उनकी सहमति उन्होंने भी दी है। तो अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या उछाल आने वाला है, क्या नई स्थिति होने वाली है, ये बहुत सारे सवाल आज मुख्यमंत्री जी ने खड़े किए हैं। उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में असर निश्चित रूप से पड़ेगा, पक्ष में भी पड़ेगा और विपक्ष में पड़ेगा। इसलिए बयानबाजी शुरू हुई है। अब बयानबाजी कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा और मुख्यमंत्री जी खुद बता पाएंगे कि वो उनको संकेत कहाँ से मिल रहे हैं, क्या उनके सोर्सेज पुराने हैं या नए कोई आ गए हैं, जिससे कि उनको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा आज, क्योंकि बोलते नहीं है। अजय माकन ने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने सारे चीजें कही, क्योंकि उनके पास सोर्सेज ज्यादा होते होंगे, क्योंकि जिस सत्ता चलाता है उसके पास सोर्स भी होते हैं। अब क्योंकि राजनीति में क्या कुछ होगा ये आने वाला समय ही फैसला करेगा और बताएगा कि मुख्यमंत्री जी का कहने का मतलब क्या था, प्रतिपक्ष कर रहा है या अंतर कुछ विरोध हो रहा है। ये सारी बातें अभी कुछ कहना, मैं क्योंकि भविष्य की राजनीति के बारे में मैं तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं पंडित हूं नहीं और मैं क्योंकि ज्योतिषाचार्य हूं नहीं, क्योंकि जो कुछ कह रहे हैं उसके आधार पर मैं बता पा रहा हूँ। जैसे मनीष जी ने भी कुछ कहा, कांग्रेस की तरफ से भी जो कुछ बोला गया, तो ये बात सही है। आंतरिक कलह दोनों तरफ है और कलह का रिजल्ट क्या होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। इसलिए राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि पहले भी कुछ होने वाला था, नहीं हुआ, और उन्होंने विधानसभा में साबित कर दिया कि हमारे पास बहुमत है, जबकि वो कहते थे कि मैं बिना उसके भी बहुमत साबित कर दूंगा। लेकिन क्योंकि वो आ गए दोबारा से, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो मोर्चे पे खड़ा हूँ, उस दीवार पे खड़ा हूँ जहां से कि विपक्ष शुरू होता है, इसलिए उस मोर्चे को मैं ही संभाल के रखूंगा। तो बहुत सारी चीजें संदेश दोनों तरफ से गया है। कोरोना का काल है, सबसे मजबूत सिपाही को किनारे पर रखा जाता है, उन्होंने ये कहा था। चलिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना से सब ठीक हो जाए और अच्छी राजनीति हो, देश और प्रदेश की प्रगति वापस से हो, दोनों मिलकर के काम करें। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारा राज्य सही सलामत रहे, जिसको सत्ता मिली है वो सत्ता का काम करे, विपक्ष है विपक्ष का काम करे। ये जुमलेबाजी या संदेश देने के बजाय काम का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। लबुलुआब कुल मिलाकर यही कहता है कि सरकारें चाहे टूट जाएं, सरकारें चाहे गिर जाएं, लेकिन जो लोकतंत्र में जनता का विश्वास है वो नहीं टूटना चाहिए। जिस विश्वास के साथ वो मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं वो विश्वास उनका बना रहना चाहिए। सरकारें गिरती नहीं हैं, सरकारें सिर्फ बनती हैं। जनता का विश्वास अगर वो उनमें कमजोर हो जाता है तो सरकारें बदल जाया करती हैं, लेकिन सरकारों को तोड़ना, सरकारों का गिरना, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।